Hi friends, how are you? A very good afternoon to all of you. 21st जैन को आए थे लास्ट आई थिंक। तो उसके बाद से देखते हैं अभी तक आज तक के नोट्स क्या हैं क्या नहीं। ऐसा नहीं है कि न्यूज़पेपर के नोट्स नहीं बनाए गए या आज ही बनाए जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। स्टार्टिंग जब से आपको छोड़ा था उस दिन से अभी तक वो सारे नोट्स बनाए गए हैं। 22nd जैन के आसपास क्या न्यूज़ थी, सी ग्रासेस के बारे में थी, कैसे वो कैंसर को क्योर करने में हेल्प कर सकते हैं। तो ये आपके दिल्ली एडिशन में नहीं आया था, बट ये आई थिंक चेन्नई या हैदराबाद का एडिशन भी हम लोग पढ़ते हैं, 2-3 न्यूज़पेपर्स। तो उसके एडिशन में आया था सी ग्रासेस। थोड़ा सा इसके ऊपर नोट्स बनाइएगा। फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आपसे पूछ सकते हैं ये घास है क्या? नहीं, दे आर फ्लावरिंग प्लांट्स। कैसे घुमा फिरा के पूछ सकते हैं, आपको नहीं पता, तो इसलिए याद रखिएगा एक एक चीज़ जो हमने लिखी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, और ये ग्रो कहाँ करते हैं? ये सबमर्ज होते हैं शैलो मरीन वाटर्स में, जैसे कि बेज हो गए, लगून्स हो गए। जैसे हमारा पूरा का पूरा जितना भी कोस्टल एरियाज है, आप देख सकते हो वहाँ पे सी ग्रासेस होती हैं। ठीक है। और टाइनी फ्लावर्स होते हैं उनके, लीव्स भी होती हैं, ओवल लीव्स। और इनको सनलाइट की ज़रूरत होती है फॉर फोटोसिंथेसिस, याद रखिएगा, ताकि वो अपना फूड बना सकें और ऑक्सीजन रिलीज कर सकें। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये है कि ये एक तो जो बहुत आर्कटिक और एंटार्क्टिक वाला एरिया है वहाँ पे नहीं होते हैं, जहाँ बर्फ़ होती है वहाँ नहीं होते हैं, क्योंकि इनको प्रॉपर सनलाइट चाहिए फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है। इनको इकोसिस्टम इंजीनियर्स भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारी इकोसिस्टम सर्विसेज देते हैं ये। लंग्स भी कह सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये रिलीज करते हैं ऑक्सीजन इनटू द वाटर, जो मछलियों के काम आता है, वहाँ के जीव जंतु के काम आता है। ठीक है। और ये 11% ऑफ द ऑर्गेनिक कार्बन जो है, जो ओशन में बरी करी जाती है, उसको खींच लेते हैं अपने अंदर। याद रखिएगा, 11% ऑफ द ऑर्गेनिक कार्बन, ये भी बहुत इसका हेल्पफुल वो है। और ये वोंड हीलिंग में, फीवर में, स्किन में, डिजीज़ में, और अब पता चला इसकी स्टडी हो रही है तो ये कैंसर में भी हेल्पफुल है। तो याद रखिएगा, आपसे ना कुछ भी पूछ सकते हैं। जैसे मुझे याद है प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया था, जब ये पूछा गया था कि कौन सी घास है जो हम मच्छरों को मारने के काम आ सकती है या मच्छर के लिए काम आ सकती है, तो उसमें लेमन ग्रास था। तो बहुत इंपॉर्टेंट, वो डिफिकल्ट डिफिकल्ट ऑप्शंस देते हैं, तो उस चीज़ को याद रखिएगा। तो कभी भी कुछ ऐसा आए तो इसको अच्छी तरह याद रखिएगा। पूछ सकते हैं आपको ये ग्रास है क्या? नहीं, इट इज़ अ फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है। उसके बाद एक पेज 5 नेक्स्ट डे था, जिसमें आपने देखा होगा कि जो स्पॉट बिल्ड पेलिकन्स हैं, इनकी डेथ हो रही है। 2017 से इन डेथ नोटिस हो रही हैं। आपको पता ही ये माइग्रेटिंग बर्ड्स हैं, कई बार आके रुक जाते हैं ये। तो इनकी जो मौतें की खबर आ रही है, मौत क्यों हो रही है इनकी, कह रहे हैं इसके पीछे है नेमाटोड इन्फेस्टेशन। जो नेमाटोड है, क्या है ये एक बेसिकली पैरासिटिक इन्फेक्शन है। ठीक है। तो ये किस वजह से हो रहा है? ये एक्वाकल्चर मैनेजमेंट जो प्रैक्टिसेस हमारे इस हैबिटेट, जहाँ पे ये आके स्पॉट बिल्ड पेलिकन्स आते हैं, वहाँ के आसपास जो एक्वाकल्चर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस चल रही हैं, वो इनके लिए गलत है। वो एक सोर्स है पैरासाइट का। दूसरा क्या है कि वहाँ के जो ये पानी में से फिशेस खाते हैं, स्नेल्स खाते हैं, तो उनके थ्रू भी इनके अंदर ट्रांसफ़र हो रहा है नेमाटोड पैरासाइट। ये जो अभी तक सस्पेशन सस्पेशन यही चल रहा है। ठीक है। तीसरा पॉइंट ये है, जो ये नेमाटोड इन्फेस्टेशन है, ये वन स्पीशीज़ टू अनदर स्पीशीज़ ट्रांसफ़र नहीं होता है, स्प्रेड नहीं होता है, जितनी भी अभी तक स्टडीज़ हुई हैं। तो अगर आपसे पेपर में पूछा भी जाएगा तो अभी तक की स्टडीज़ के बेसिस पे ही पूछा जाएगा। क्या है कि स्पॉट बिल्ड, और सबसे बड़ी बात ये है कि किसी और जानवर को नहीं हो रहा है। नो अदर स्पीशीज हैज़ बीन अफेक्टेड। क्यों नहीं हो रहा है? ओनली स्पॉट बिल्ड पेलिकन्स ही मर रहे हैं इसकी वजह से। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में ये लोग फिशेस खाते हैं फ्रॉम द वाटर बॉडीज एंड स्वैम्प्स, और इसलिए ज़्यादा वनरेबल हैं ये इस इन्फेस्टेशन के। ठीक है। उसके बाद एक एडिटोरियल, जिस दिन का भी लगा लो, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स के एन केस के बारे में आया हुआ था। प्लीज़ जो नए हैं उनको नहीं पता होगा, तो 9 जुलाई और 6 अगस्त का सुन लीजिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। उसको मैंने पूरा प्रॉपर डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद पेज 1 पे, मतलब जिस दिन भी फर्स्ट इंडिया सेंट्रल एशिया समिट की होस्ट की थी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, with the presidents of Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan and Uzbekistan। बेसिकली CAR इनको कहा जाता है, सेंट्रल एशियन रीजन। अब इसमें उन्होंने कुछ बातें करी हैं बहुत सारी। क्या क्या हुई हैं वो देखते हैं। एक तो उन्होंने कहा कि अब बाई एनुअल समिट्स हुआ करेंगी और एनुअल मीटिंग्स होंगी फॉरेन ट्रेड एंड कल्चर मिनिस्टर्स की, और सेक्रेटरीज ऑफ सिक्योरिटी, मतलब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो हमारे अजीत डोवाल हैं, ताकि हम स्ट्रेंथन करें कॉपरेशन, पॉलिटिकल डेवलपमेंट करें, पार्टनरशिप करें, ट्रेड एंड कनेक्टिविटी, कल्चर, टूरिज्म, सिक्योरिटी। यही 4-5 बेसिकली पॉइंट्स होते हैं जिससे हम कहते हैं कि एक दूसरे को हमने और जानना है। ठीक है। एक उन्होंने कहा है कि हम एक सेंट्रल एशिया सेंटर भी बनाएंगे न्यू दिल्ली में। दूसरा उन्होंने कहा कि हमें 2 जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स बनाएँगे अफ़गानिस्तान में, और हम चबाहार पोर्ट पे, देखिए बेसिकली क्या है कि हमारी उनके साथ दिक्कत क्या है, ट्रेड क्यों नहीं बढ़ पा रहा है सेंट्रल एशिया रीजन के साथ, क्योंकि लैंड कनेक्टिविटी है नहीं, और वो लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ हैं।
तो इसलिए अब हमें एक तो ईरान में चबार पोर्ट है, वो देख सकते हैं। एक हुआ करता था बंदरअब्बास पोर्ट जो कनेक्ट करता है रशिया का, अपने आपको पता होगा रशिया ईरान का नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है। बट उसमें क्या है वो सारी उन कंट्रीज़ को नहीं कनेक्ट कर पाता है। तो इसलिए हमें और वहाँ पे हमें यूएस सैंक्शंस का भी डर रहता है, तो हम इतना बंदरअब्बास पोर्ट को अभी डेवलप नहीं कर रहे हैं। थोड़ी-सी बात चली थी चबहार पोर्ट की। उन्होंने कहा है कि हमें म्यूचुअल कनेक्टिविटी बढ़ानी होगी, तभी हम अपने ट्रेड और कमर्स को बढ़ा सकते हैं, ठीक है? क्योंकि एक ओवरलैंड कनेक्टिविटी नहीं है हमारी इंडिया की उनके साथ। और उन्होंने कहा है कि देखिए रूटिंग ट्रेड जो है ना, हमारा जो ट्रेड है उनके साथ सिर्फ़ और सिर्फ़ $2 बिलियन है। और उसमें भी ज़्यादातर किसमें जाता है, जो हम कज़ाकिस्तान से एनर्जी इम्पोर्ट करते हैं इंडिया जो इम्पोर्ट करता है। और अगर यही कंपैरिज़न चाइना के साथ किया जाए, तो चाइना का उनके साथ ट्रेड जो है $41 बिलियन का है। तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी कितना इम्पैक्ट रहेगा, हमारा कितनी बात का इम्पैक्ट रहेगा और चाइना की कितनी बात का इम्पैक्ट रहेगा। आपने देखा होगा जैसे अभी मोदी जी के साथ इन्होंने वर्चुअल मीटिंग करी है, वैसे ही उससे पहले थोड़े टाइम पहले उन्होंने चाइना वालों के साथ भी की थी। तो कितना इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी उनकी बात, हम जो अफ़गानिस्तान के ऊपर बोलना चाह रहे हैं, कितना हमारी वो सुनेंगे, कितना नहीं, ये आने वाले टाइम बताएगा। उसके बाद एक पेज 1 पे आपने एयर इंडिया के बारे में देखा होगा, एयर इंडिया 9 अक्टूबर को सुनिएगा, जो दिखा रखा था कि मारा जा ले गए हैं वापस। तो आप 9 अक्टूबर का सुन लीजिएगा, आपको सारा क्लियर हो जाएगा, जो बेसिक्स उसके हैं। फिर एक कल पेपर में था पेज 10, जो ये तीवा लिबरेशन आर्मी है, इन्होंने समर्पण कर दिया है। क्या है ये? कहाँ से ये पूछ सकता हूँ प्रीलिम्स में, कहाँ की है ये? बेसिकली कहाँ पे थी इनका ये? तो सेंट्रल असम बेस था ये। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? उसके बाद एक पेज 3 पे, ये आज के न्यूज़पेपर का है, पेज 3 पे लिखा था कि एक वो सबसे बड़ा चार्जिंग स्टेशन बनाया है। सबसे इम्पोर्टेंट ना, जो थोड़ा बहुत ये चार्जिंग स्टेशंस या एसी-डीसी को लेके पूछ लेते हैं, तो याद ये रखिएगा, आपसे पूछ सकते हैं कि चार्जिंग जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की एसी से ज़्यादा तेज़ होगी या डीसी से? तो याद रखिएगा डीसी चार्जर हमेशा तेज़ होता है। ये इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि डायरेक्ट करंट हमेशा तेज़ होता है। लंबा डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर सकता डीसी, मतलब अगर हमने एक शहर से दूसरे शहर बिजली भेजनी है, तो आप एसी एसी यूज़ करेंगे, डीसी नहीं यूज़ करेंगे। बट एसी और डीसी का ये याद रखिएगा, आपको ये पूछ सकते हैं, या पर प्रीलिम्स में 3-4 पॉइंट्स में आ सकता है। तो एसी चार्जर जो है वो 6 घंटे लगाता है चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल को, जबकि डायरेक्ट चार्जर जो है, डीसी चार्जर जो है 2 घंटे से कम लगाता है। और याद रखिएगा जितने भी चार्जिंग स्टेशंस बन रहे हैं उनमें एसी भी यूज़ हो रहा है, डीसी भी यूज़ हो रहा है। आपसे पूछ सकते हैं कि एसी ही यूज़ हो रहा है या सिर्फ डीसी ही यूज़ हो रहा है, ऐसा नहीं है, दोनों हो रहे हैं। एक पेज 8 पे था, हमने पहले भी देखा था, फिलीपींस ने डील साइन कर ली है ब्रह्मोस मिसाइल की। इसके लिए आपके पास इंपॉर्टेंट क्या है कि एक तो कितने अमाउंट की है ये नहीं इंपॉर्टेंट, किस कंट्री के साथ हुई है फिलीपींस, क्यों कि क्योंकि पहला एक्सपोर्ट ऑर्डर है ये इस मिसाइल को लेके, फर्स्ट एक्सपोर्ट ऑर्डर, तो वो किसको गया है? फिलीपींस को गया है। और ये आज के टाइम की वर्ल्ड की फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ठीक है? ये याद रखेगा। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।